Hello everyone, welcome to our new session of KCC tutorials. So students, आज हम लोग इयत्ता 10वीं का मराठी अक्षर भारती का व्युत्पत्ति कोश ये स्थूल वाचन का पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरुआती भाग हमने पहले वाले वीडियो में देखा है, जिसमें हमने देखा कि व्युत्पत्ति कोश होता क्या है, शब्द कैसे बनते हैं, इनका अर्थ कैसे व्युत्पत्ति कोश में दिया जाता है, ये सभी बातें हमने पहली वीडियो में देखी है। अभी आगे का पार्ट हमें सीखना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो, इसका फ़ायदा होता हो, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ तक का पार्ट हमने देखा था। अभी आगे हमें देखना है व्युत्पत्ति कोश कसा पहावा। व्युत्पत्ति कोश जो है इसे कैसे देखना है, कैसे समझना है। आपल्याला एखाद्या शब्दाबद्दल कुतूहल निर्माण झाले तर आपण व्युत्पत्ति कोश पाहतो। अगर हमें एकाद वर्ड जानना है, एक शब्द के बारे में जानना है, हम इसके बारे में हमारे मन में इसके बारे में उत्सुकता है, कुतूहल निर्माण झाले मतलब उत्सुकता निर्माण होना, एक्साइटमेंट होना, तो हम क्या करते हैं, व्युत्पत्ति कोश देखते हैं। उदाहरणार्थ दिवाली हा शब्द कुठून आला असेल, दिवाली ये शब्द कहाँ से आया होगा, इसका अगर हमारे मन में कुतूहल निर्माण हो गया, मतलब एक्साइटमेंट अगर हमारे मन में निर्माण हो गई, मतलब एक्साइटमेंट हुए हम, तो हम कहाँ पे देख सकते हैं, ये सभी शंकाएं हम कहाँ से देख सकते हैं, तो व्युत्पत्ति कोश में ये सभी हम देख सकते हैं। अभी देखिए व्युत्पत्ति कोश में दिवाली के बारे में क्या लिखा है। दिवाली, दिवाळी ये स्त्रीलिंगी शब्द है और दिवाली मतलब दिव्यांची रांग, एक सण, दिव्या संबंधी मतलब दीपों के बारे में एक ये त्योहार है। रोशनी की पंक्तियाँ मतलब दिव्यांची रांग। तो देखिए रो ऑफ लाइट्स, हेंस अ हिंदू फेस्टिवल विथ नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशंस। नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशंस मतलब रात में जो प्रदीपन किया जाता है उसको नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशंस कहते हैं। मतलब रात में जो दिए जलाए जाते हैं उसको नॉक्टर्नल इल्यूमिनेशंस कहा जाता है। अ हिंदू फेस्टिवल, ये एक हिंदू फेस्टिवल है। दीपावली संस्कृत शब्द है, इसका स पर एक डॉट है, मतलब संस्कृत शब्द क्या है, दीपावली, जो कैसे लिखा है देखिए, दीपाली। और प्राकृत भाषा में दिवाली, दीपावली कहते हैं। बंगाली में दिवाली, दिवयाली कहते हैं। ओडिशा में दियाली कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं देखो, दिवाली कहते हैं। डियारी, गुजराती में दिवाली कहते हैं, दिवाली कहते हैं। ये सभी अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया होगा, आगे देखते हैं हम। दिवाळी हा शब्द आपण पाहिला, हमने देखा दिवाली के बारे में बहुत सारे मीनिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं और कौन सी लैंग्वेज में कैसे प्रोनाउंस करना है ये भी दिया गया है। मूल संस्कृत शब्द दीपावली पासून तो आला है। इसका मूल शब्द क्या है, दीपावली, जो कैसे लिखा जाता है देखिए, द को दूसरे ई की मात्रा है और ल को पहले ई की मात्रा है, जबकि हम मराठी में लिखते वक्त ऐसा नहीं लिखते हैं। मराठी में लिखते वक्त हम द को पहले ई की मात्रा देते हैं। तो देखिए अभी हम आगे पढ़ते हैं। संस्कृत शब्द दीपावलीचा ली ऱ्हस्व असला तरी मराठीत तो दीर्घ लिहितात। ये जो ली है ये ऱ्हस्व मतलब पहली ई की मात्रा है, लेकिन मराठी में जब भी हम लिखते हैं तो दिवाली ल को दूसरी ई की मात्रा देते हैं, दिवाली। देखिए ळ को दूसरी ई की मात्रा दी गई है। या शब्दातील दी व ली हे दोन्ही दीर्घ आहेत। पण दिवाळी हा शब्द मराठी आहे, लेकिन दिवाली ये जो वर्ड है ये मराठी है, दिवाळी हम मराठी में कहते हैं। त्यात दी हा ऱ्हस्व येतो, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे। इसमें जो दी आता है, द को पहले ई की मात्रा आती है, ये ध्यान रखना आवश्यक है। विश्वकोशातील या शब्दाची नोंद पाहिल्यावर कंसातील मजकूर पाहताना हे नक्की काय आहे असे तुम्हाला वाटले असेल, पण ही शब्दांची लघुरूपे आहेत हे कळल्यावर आणि त्यांची मूळ रूपे समजल्यावर तुम्हाला ते सोपे वाटेल आणि आपलाच शब्द थोडेसे रूप बदलून इतर भाषांच्या अंगणातही बागडतो आहे हे कळल्यावर मजाही वाटेल। ये सभी ब्रैकेट में जो अभी हमने पढ़ा, ये सब क्या है ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप व्युत्पत्ति कोश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और ये सभी वर्ड्स है ये अलग अलग भाषा में यूज़ किए गए वर्ड्स है, जो हमारे ही मतलब कोई भी एक जो मूल शब्द है इसके इस भाषा से ही रूपांतरित होके ये सभी वर्ड्स बने हैं।
व्युत्पत्ती कोशात अन्य भाषा तो शब्द कसा आला है हेही दाखवलेले असते। व्युत्पत्ति कोश में अन्य भाषा में यह शब्द कैसे प्रकट होता है ये भी दिखाया जाता है। वरच्या उदाहरणात शब्दांची लघुरूपे आलेली आहेत। ऊपर के जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें कई लघुरूप इसके आए हैं, ती जाणून घेणे आवश्यक आहे। शब्दात सुरुवातीला शब्दाची जात लिहिलेली असते। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया जाता है, इसकी कैसा है, ये स्त्रीलिंगी है या नपुंसकलिंगी है या पुल्लिंगी है, ये लिखा जाता है। नामाच्या बाबतीत मात्र पुल्लिंगी, स्त्रीलिंगी, नपुंसकलिंगी असे लिहिलेले असते। ऐसे लिखा जाता है कि ये पुल्लिंगी है या स्त्रीलिंगी है या नपुंसकलिंगी है। दिवाळी हा स्त्रीलिंगी शब्द असल्याने स्त्री हे लघुरूप पाहायला मिळते। यहाँ पर हमने देखा कि स्त्री ऐसे लिखा है, मतलब ये शब्द स्त्रीलिंगी है। त्यानंतर वेगवेगळ्या भाषांसाठी लघुरूपे वापरली जातात। जैसे संस्कृत के लिए स पर डॉट ऐसे लिखा जाता है। प्रा मतलब प्राकृत भाषा, ब मतलब बंगाली भाषा, ओ मतलब ओडिया भाषा, और ही मतलब हिंदी भाषा, प मतलब पंजाबी भाषा, सी मतलब सिंधी भाषा। सिंधी भाषा में डियारी कहते हैं दिवाली को, देखिए हिंदी में और पंजाबी में दिवाली कहते हैं, और गुजराती में दिवाळी कहते हैं। या व्यतिरिक्त कोशकार कधी एखाद्या शब्दामागचा इतिहास सांगतात। कधी कधी एखाद्या शब्दाची अन्य कोणी मांडलेली वेगळी व्युत्पत्ती सांगून ती त्यांना योग्य वाटते की नहीं हेही सांगतात। इसके अलावा जो व्युत्पत्ति कोश बनाते हैं ये लोग कभी कभी क्या करते हैं कि एक शब्द के पीछे जो इतिहास है वो इतिहास बताते हैं। कभी कभी वे एक शब्द का वर्णन करने के लिए अलग अलग व्युत्पत्ति का उपयोग करते हैं, मतलब अलग अलग व्युत्पत्ति में इसके क्या अर्थ है ये भी बताते हैं। और यदि उन्हें लगता है कि ये उचित है तो उन्हें वो लोग ये भी बताते हैं कि ये उचित है कि नहीं। व्युत्पत्ति कोशाचे कार्य, व्युत्पत्ति कोश का कार्य क्या है, देखिए शब्दाचे मूळ रूप दाखवणे, शब्द का मूल रूप दिखाना, अर्थातील बदल स्पष्ट करने, अर्थ मतलब अर्थ में जो परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, ये स्पष्ट करना, उच्चारातील बदल व फरक दाखवणे, जो भी हम प्रोनाउंस करते हैं, उच्चार मतलब उच्चारण करते हैं, इसमें जो परिवर्तन है और अंतर है ये दिखाना, बदलांचे कारण स्पष्ट करने, और ये परिवर्तन क्यों हुआ है इसका कारण भी स्पष्ट करना, ये सभी काम है व्युत्पत्ति कोश के। यापैकी पहिल्या 2 बाबींचा अगदी थोडक्यात सोदाहरण परिचय पाठात आला है। इनमें से 2 पहले जो है संक्षिप्त परिचय, इनका संक्षिप्त परिचय और सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ, सोदाहरण मतलब उदाहरण के साथ इस ये जो परिचय है ये पाठ में आया है। देखिए अभी आगे क्या है, लक्षात ठेवा, ध्यान में रखिए। 1938 साली मुंबई येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन भरले होते। मुंबई में पहला अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था। स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सम्मेलनाचे अध्यक्ष थे। इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? स्वातंत्र्यवीर सावरकर थे, जो 1938 में आयोजित किया गया था। व्युत्पत्ति कोश रचनेचे कार्य हाती घ्यावे असा ठराव या सम्मेलनात मंजूर करण्यात आला। व्युत्पत्ति कोश का जो संकलन करना है इसका कार्य अभी शुरू करवाना है। इस उद्देश्य के साथ ये ठराव इस सम्मेलन में पारित किया गया। ये प्रस्ताव इस सम्मेलन में पारित किया गया कि व्युत्पत्ति कोश के संकलन का कार्य करने के लिए इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया। कृपा कुलकर्णी यांच्यावर या कार्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली। इन पर ये कार्य सौंपा गया। बैरिस्टर मुकुंदराव जयकर यांच्या आर्थिक सहकार्यामुळे व श्री दाजीसाहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे व्युत्पत्ति कोश निर्मितीस भरीव मदत झाली। इन्होंने आर्थिक सहकार्य किया है, मुकुंदराव जयकर ने आर्थिक सहकार्य मतलब फाइनेंशियल हेल्प की है, और दाजी साहेब तुळजापूरकर यांनी पुरस्कृत केल्यामुळे मतलब इनके द्वारा पुरस्कृत किया गया है व्युत्पत्ति कोश, तो इसके लिए बहुत मदद हो गई व्युत्पत्ति कोश के निर्माण को। 1946 साली या मराठी व्युत्पत्ति कोशाचे पहिले प्रकाशन झाले। यानंतर ही व्युत्पत्ति कोशाच्या आवृत्त्या निघालेल्या आहेत, विद्यार्थ्यांनी त्या जरूर पाहाव्यात। इसके बाद भी व्युत्पत्ति कोश के बहुत सारे संस्करण जारी किए गए हैं, छात्रों को ये भी देखना है। पहला प्रकाशन इसका 1946 में हुआ था। इसके बाद बहुत सारी
मतलब अपडेटेड वर्जन इसके आए हैं, बहुत सारे संस्करण आए हैं, आपको ये सभी भी देखने हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक फ्रेज है, ताकास तूर लागू न देणे हा वाक्प्रचार कसा आला असावा हे आपण समजून घेऊया। ताकास तूर लागू न देने मतलब क्या, कि किसी को कोई खबर न लगने देना, किसी बात की जानकारी किसी को न लगने देना, इसको कहते हैं मराठी में ताकास तूर लागू न देने। ये मराठी की एक कहावत है जो बोली जाती है। अगर किसी को कोई बात न जानने की हो, मतलब उसको हमें ये जानकर देना नहीं है, उसको बताना नहीं है, छुपा के रखना है, तो उसे क्या कहते हैं, ताकास तूर न लागू देणे। तो देखिए ये कैसे आया होगा। शाळेत नाटक बसवले जाणार होते, शाळेत नाटक बसवले जाणार होते, स्कूल में एक नाटक मतलब बनाया जाने वाला था। नाटकात काम करणाऱ्यांमध्ये शरदची निवड झाली होती, इनमें शरद को चुना गया था। मित्र त्याच्याकडून ही बातमी काढून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते। इसके जो दोस्त है ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये हमें बताए, ये खबर उससे निकल जाए, इसके लिए इसके दोस्त पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पण शरद ने ताकास तूर लागू दिली नहीं। लेकिन शरद ने क्या किया, इस बात को उनकी खबर ही नहीं लगने दी। जब हमें ये कहना है कि खबर ही न लगने देना, तभी ये मराठी में यूज़ किया जाता है ताकास तूर न लागू देने। इसने इस बात की उनको ज़रा भी भनक तक नहीं लगने दी कि उसको चुना गया है इस नाटक में। तो ये कहता है, ऐसा कहा जाता है कि शरद ने ताकास तूर लागू दिली नाही। अशा प्रकारचे प्रसंग आपल्यावरही अनेकदा येत असतात। हमारे जीवन में भी अक्सर हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं घडती है। आपणही आपल्या मनात काय आहे हे लोकांना अजिबात कळू देत नाही। हम भी क्या करते हैं, अपने मन में क्या है ये बात अपने दिमाग में ही रखते हैं, किसी को बताते नहीं हैं। लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आपण अशी काही उत्तरे देत राहतो कि त्यांना काही कळूच नाही। लोगों ने अगर हमें कुछ पूछा तो हम इस तरह से जवाब देते कि उन्हें कुछ पता ही ना चले। मग लोकही मग म्हणतात, अरे हा अगदी ताकास तूर लागू देत नाही की। तो फिर लोग ये भी कहते हैं कि ये कुछ खबर ही नहीं लगने देता, ये कुछ पता ही नहीं चलने देता। तो ये ऐसा कहा जाता है कि ताकास तूर लागू देत नाही, किसी बात की खबर नहीं लगने देना। आता ताकास तूर लागू न देने या वाक्प्रचाराचा अर्थ आपल्याला कळला आहेच। तो अभी आपको इसका मीनिंग पता चल गया होगा। कोशातही त्याचा अर्थ, व्युत्पत्ति कोश में भी इसका अर्थ क्या है, एखाद्या गोष्टीचा दुसऱ्यास, मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से बिल्कुल थांग लागू न देने, मतलब कोई भी खबर न लगने देना। टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनातील विचार दुसऱ्यास समजू न देने, मतलब अपने विचार किसी को बताना ही नहीं, अपने मन के जो विचार है ये किसी और को बताना ही नहीं, अशाच प्रकारचा आहे, ऐसा ही है इसका मीनिंग। पण ताकास तूर लागणे म्हणजे काय, ताक म्हणजे काय, आणि आपण पितो ते ताक, आणि तूर म्हणजे तरी काय। लेकिन इसके जो वर्ड्स है, ताक मतलब क्या, तूर मतलब क्या, ये सभी क्या है। आपण मराठी लोकांच्या जेवणात ज्या तुरीच्या डाळीचं वरण असतं ते तूर नावाचं धान्य की काय। हम जो मराठी लोग वरण बनाते हैं, मतलब ये एक खाने का प्रकार है मराठी लोगों के आहार में, जो तूर का मुख्य नाम है, ये है क्या, क्या है इसका असली मीनिंग। तो ऐसा कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, तूर मतलब क्या, वरण जो इस दाल का वरण जो बनता है ये दाल है क्या, तूर मतलब ये दाल है क्या। ताकाचा आणि तुरीचा संबंध येतो तरी कुठे, और ताक और तूर का संबंध कहाँ पर आता है। येथील शब्द ताक असा नसून ताका असा आहे, आणि ताका म्हणजे तागा। ताका मतलब क्या, तागा। तागाचा अर्थ मराठी व्युत्पत्ति कोशामध्ये कृपा कुलकर्णी यांनी एक नव्या अखंड कापडाचा गठ्ठा किंवा दोन विणकराच्या मागावरील सबंध न फाडलेले कापडाचे ठाण असा दिला आहे। महाराष्ट्र शब्दकोशाच्या 4थ्या विभागात देखील असा अर्थ दिलेला आहे। अभी यहाँ पे ताक नहीं आया है, ताका ये शब्द आया है। तो ताका का मतलब क्या है, तागा। और तागा मतलब क्या, तागा मतलब अखंड कपड़ा जो कभी कहीं पर भी फटा ना हो, जो अखंड है, नव्या अखंड कापडाचा गठ्ठा कहीं पर ये कट ना हुआ हो। विणकराच्या मागावरील सबंध मतलब कंप्लीट पूरा, न फाड़लेले न फटा हुआ, कापड़ाचे ठान मतलब कपड़ा, अखंड कपड़ा जो फटा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है ताग। मतलब महाराष्ट्र शब्दकोश में भी यही मीनिंग दिया है। देखिए क्या है, ताका
या फिर तागा मतलब क्या, मागावरील संबंध न फाडलेले कापड, कापड इत्यादींचे ठिकाण, ठाण. दोरा, धागा. इसका क्या मीनिंग है, धागा या दोरा. आता तूर या शब्दाचा महाराष्ट्र शब्दकोशातील अर्थ पाहू. तूर म्हणजे एक प्रकारचं द्विदल धान्य. हा खरा अर्थ तर आहेच. तूर मतलब दाल जो हम खाते हैं, तूर दाल, ये तो एक इसका मीनिंग है. और दूसरा क्या मीनिंग है, पण या शब्दाला दूसरा ही एक अर्थ आहे. इसको और एक मीनिंग है, देखिए क्या. तूर मतलब क्या, विणलेले वस्त्र ज्या लाकडाभोवती गुंडाळले जाते ते लाकूड. जो विणलेले मतलब वीविंग किया हुआ जो वस्त्र है, इसको जिस लकड़ी के आजू बाजू लपेटा जाता है, जिस लकड़ी को लपेटा जाता है उसे तूर कहते हैं. तूर का क्या मीनिंग है, ऐसी लकड़ी, वो लकड़ी जिसके चारों ओर बुना हुआ कापड़ लपेटा जाता है. जो कापड़ बनता है वीविंग करके, वो कापड़ इस लकड़ी को लपेटा जाता है और उस लकड़ी को तूर कहा जाता है. कोष्ट्याची दांडी. कृपा कुलकर्णी यांनी आपल्या मराठी व्युत्पत्ती कोशात तूरचा असाच अर्थ दिलेला आहे. तूर का ऐसा ही अर्थ यहाँ पर दिया गया है. तर टाका किंवा तागा आणि तूर या शब्दांचे आपल्याला नेहमी माहीत असलेले अर्थ न घेता इथे हे विणकराच्या व्यवसायातले अर्थच ध्यानात घ्यायला हवेत. तो इसलिए ताक और तूर इन शब्दों के जो हमें परिचित अर्थ है, तूर मतलब तूर दाल और ताक मतलब ताक जो हम पीते हैं, ऐसे अर्थ न लेते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पर जो बुनकर व्यवसाय करने वाले व्यावसायिक है मतलब विनकर है, जो वीविंग करते हैं, उनके यहाँ पर बनाया जाने वाला ताग मतलब धागा या अखंड कपड़ा, ऐसा मीनिंग लेना है. यही हमें ध्यान में रखना है. कारण विणकराच्या मागावरचा ताका किंवा तागा हा वास्तविक तुरेवर म्हणजेच लाकडाभोवती गुंडाळायला जायला हवा, पण ताकाचा तूर नामक वस्तूशी संबंधच येऊ द्यायचा नहीं. तो यहाँ पर जो लकड़ी है, इस लकड़ी के चारों ओर ही ये कपड़ा लपेटा जाना चाहिए. लेकिन ये जो ताका और तूर नामक शब्द है, ये इनके साथ कुछ इसका मीनिंग नहीं है, मतलब इनका संबंध नहीं है ताका और तूर का. ताका व तूर यांचा संबंध टाळायचा. इनका संबंध हमें टाळना है. म्हणजे कापड आणि ज्या लाकडाभोवती ते गुंडाळायचे ते लाकूड यांचा संबंध टाळायचा. ताकास तूर न लागू देने, इसका मतलब क्या है कि ये ताग मतलब कपड़ा और तूर मतलब ये लकड़ी, इसका संबंध न लगने देना, मतलब ताकास तूर न लगने देना, इसका ऐसा मीनिंग होता है. म्हणजे जे काम खरोखर अपेक्षित असते, व्हायला हवे असते, मतलब जो काम ऐसा है कि वास्तव में अपेक्षित है, मतलब ये काम होना ही है, ये काम है ये जो काम है वो अपेक्षित है कि ये होना है, वो न होने देना. होणे असते, रास्त असते, तेच मुद्दाम होऊ द्यायचे नाही, यही जानबूझकर यह न होने देना, ऐसा इसका अर्थ है. यही उद्देश्य पर यह न होने देना, इसका मतलब है कि ताकास तूर न लागू देने, मतलब ये जो कपड़ा है इसको ये लकड़ी लगने न देना, ताकास तूर न लगने देना. तो इसका कितना डीप मीनिंग है देखिए. ताकास तूर न लागू देने, जब हम ऊपर से सिर्फ पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ताक मतलब जो हम ताक पीते हैं वो, और फिर तूर मतलब तूर दाल जो हम खाते हैं ये. लेकिन इसका हमें जो मतलब मीनिंग पता है ये नहीं लेना है. इसका असली मीनिंग क्या है ये व्युत्पत्ति कोश से हमें पता चलता है. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके हम कुछ और मीनिंग समझते हैं, लेकिन असल में इनके मीनिंग्स अलग होते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. तो इस तरह से हमने देखा कि व्युत्पत्ती कोश कैसे यूज़ किया जाता है. गम्मत शब्दांची डॉक्टर द पुंडे यांच्या पुस्तकातून ये सभी हमने सीखा है. इनकी बुक से ये सभी मज़ेदार बातें सीखी है हमने कि कैसे वर्ड्स की उत्पत्ति होती है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, इनके अलग अलग मीनिंग्स कैसे होते हैं, और अलग अलग भाषाओं में भी इनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन कैसे है, ये सभी हमने इस लेसन में देखा. तो इस तरह से ये लेसन यहाँ पर ख़त्म होता है. ये मराठी का व्युत्पत्ति कोश, ये स्थूलवाचन का पाठ यहाँ पर ख़त्म होता है. आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड गुड बाय.